नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज पढ़ते हैं अपन रोकड़ फसलों के बारे में, या जिसे कहते हैं कैश क्रॉप या नकदी फसलों के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए, नकदी फसलें या कैश क्रॉप किन्हें कहते हैं? वे फसलें जिनको किसान अपने घर पर कटाई के बाद नहीं रखता, डायरेक्ट बाजार में क्या कर देता है, सेल कर देता है। जैसे ही रोकड़ फसलों के कुछ उदाहरण आपके सामने। गन्ना को किसान घर पे नहीं रह सकता, वो फैक्ट्रीज के अंदर बेच देता है तुरंत, क्योंकि गन्ने का कोई घरेलू उपयोग नहीं ले सकता जब तक उसके पास में कोई गन्ने का जूस निकालने का या प्रोडक्ट निकालने का कोई साधन न हो। दूसरी बात, जैसे कि आलू, बहुत अधिक मात्रा में आलू का उत्पादन होता है, तो किसान ज़्यादातर सब्जी बनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए अपने घरेलू आवश्यकता कुछ हिस्सा रख लेता है, बाकी बाजार में तुरंत बेच देता है। इसके बाद में जैसे कि क्लस्टर बीन या गंवार जिसको कहते हैं, वो नकदी फसलों का हिस्सा है। तो दोस्तों, अपन ने नकदी फसलों में वन बाय वन करके सारी फसलों के बारे में वैज्ञानिक तौर पर इनका अध्ययन करेंगे, तथा और भी कुछ प्लांटेशन क्रॉप हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, जिनको नकदी फसलों के नाम से जाना जाता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, ये क्या है, नकदी फसलों के तौर पे इनको जाना जाता है। इनको किसान अपने घरेलू आवश्यकताओं के लिए नहीं रखता, तुरंत बाजार में इनको उत्पादन के बाद में बेच देता है। तो उसी प्रकार से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पहली फसल, जिसका नाम है गन्ना। आपके सामने दिख रहा होगा, गन्ना सब लोगों ने देखा है। इस प्रकार से गन्ने की ये फसल होती है और ये गन्ना कटा हुआ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इसको इंग्लिश भाषा में शुगर केन के नाम से जाना जाता है। शुगर केन मतलब गन्ना। अब ये जो शुगर जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के शुगर शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ अपन चीनी, गुड़ या शक्कर किसी से भी लगा सकते हैं। मतलब मेनली इनमें ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से अपन गन्ने के बारे में वन बाई वन करके स्टेज करेंगे। अभी गन्ना का जो उत्पत्ति स्थल है, इसे न्यू गुनिया या भारत के नाम से जाना जाता है। न्यू गुनिया गन्ने की उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ पर? न्यू गुनिया के अंदर गन्ने को सबसे पहले उत्पादित होते हुए देखा गया था। दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं जहाँ पर कि सबसे अधिक मात्रा में अगर वर्ल्ड में गन्ने का उत्पादन होता है तो वो ब्राज़ील के अंदर होता है। मतलब गन्ने उत्पादन करने में फर्स्ट पोजीशन अगर विश्व में किसी की है उत्पादन में, तो वो किसकी है? ब्राज़ील की है दोस्तों। उसके बाद में अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो अपना देश, जिसका नाम है भारत। भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन करने में। विश्व के अंदर भारत का गन्ना उत्पादन करने में दोस्तों दूसरा स्थान है। बात करते हैं अपने भारत की, तो अपने भारत में सबसे अधिक मात्रा में अगर गन्ने का उत्पादन होता है दोस्तों, तो वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर सबसे अधिक उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो अपना महाराष्ट्र, जो जिसके अंदर गन्ने का दूसरा स्थान है भारत में गन्ना उत्पादन में। तो पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन पूछे कि गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पे बात करें तो उसका नाम है क्या? महाराष्ट्र। जहां तक उत्पादकता की बात हो, उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात जहाँ तक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सबसे अधिक गन्ने उत्पादन होता है। जैसा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर में 10 टन गन्ना उत्पादन हो रहा है, ये मानते हैं अपन, तो ऐसा ही करके तमिलनाडु में 12 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा होगा। तो इस प्रकार से पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। बात करते हैं अपने निराले राजस्थान की। तो राजस्थान की जहाँ तक बात करें, राजस्थान में गन्ने का उत्पादन जहाँ तक बात करें कहाँ हो रहा है, गन्ने का उत्पादन राजस्थान में जैसे कि बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, प्रतापगढ़ आदि जिलों के अंदर क्या गन्ने का बहुतायत उत्पादन हो रहा है। साथ साथ में भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र में भी गन्ने का उत्पादन हो रहा है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि गन्ने से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च मतलब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है दोस्तों। और लखनऊ कहाँ है? लखनऊ है यूपी में। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ।
यूपी लखनऊ में क्या है, गन्ना अनुसंधान संस्थान है जहाँ पर अनुसंधान का कार्य हो रहा है। बात करते हैं शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की, SBI जिसका नाम लिख रखा है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है दोस्तों। कि मतलब प्रजनन का जो कार्य हो रहा है, ब्रीडिंग का जो कार्य हो रहा है वो तमिलनाडु में हो रहा है। इसके ऊपर रिसर्च या अनुसंधान का जो कार्य हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, लखनऊ के अंदर हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जेट ICR एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तथा साथ साथ में आपके जो नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं या आपके जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कहा जाता है, उन क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछली बार NDDB का नाम पूछ लिया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नाम पूछ लिया था, उसी प्रकार से ये इंस्टीट्यूट भी आपके उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम जहाँ तक बात करें अपन तो गन्ने का पुष्पक्रम होता है एरो, एरो के नाम से इसको जाना जाता है और इस अवस्था को एरोविंग अवस्था कहा जाता है। मतलब जिस अवस्था में गन्ने में फूल आता है तो उस अवस्था को एरोइंग अवस्था के नाम से जाना जाता है या इस पुष्प को कहा जाता है एरो के नाम से संबोधित किया जाता है। गन्ना एक प्रकार का C4 पौधा है, मतलब इसे C4 पौधे की श्रेणी में रखा गया है। C4 चक्कर इसके अंदर पाया जाता है। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होगा कि प्रकाशा अवधि के आधार पर पुष्पन क्रिया प्रेरित होने के लिए पौधे अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जाना जाता है। SDP प्लांट मतलब लघु दिवसीय पौधे, तो मतलब जिसको 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता रहेगी वो पौधा कौन सा होगा, लघु दिवसीय पौधा होगा। जिस पौधे को एक होता है LDP, जिस पौधे को 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता रहती है मतलब पुष्पन क्रिया प्रेरित करने के लिए, उसे लॉन्ग डे प्लांट या अवकाशावधि वाला पौधा कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट ये बीच में आ गया। इसका मतलब यह है कि जिस पौधे को 10 से 14 के बीच मतलब 13 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता रहती है, 13 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता रहती है, तो वो पौधा है कौन सा, आपका गन्ना। गन्ने को एक इंटरमीडिएट प्लांट के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रकाशावधि वाला पौधा इनको कहते हैं। इसको 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता दोस्तों रहती है। बात करते हैं, ये क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है, मतलब इसमें पर परागण पाया जाता है, स्वयं परागण नहीं पाया जाता है, पर परागण इसमें मौजूद रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसका संगठन कि गन्ने के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए गन्ने के अंदर 78% तो क्या पाया जाता है दोस्तों, पानी या जल पाया जाता है। इसके साथ साथ 8 से 21% क्या पाया जाता है, इसमें सुक्रोज पाया जाता है, शर्करा या गुड़ की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। कितनी, 8 से 21% तक। आगे बात करते हैं अपन इसका महत्व। गन्ने से अलग अलग प्रकार के उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा गुड़, साथ साथ में ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर जिसको आप क्या कहते हैं, शक्कर के नाम से जानते हैं दोस्तों। कई जगह चीनी को भी क्या कहते हैं, शक्कर कहते हैं। वाइट शुगर जिसको बोलते हैं चीनी। इसके साथ में ये जो आपको मिश्री आपको प्राप्त हो रही है, कहते हैं जो अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार से ये मिश्री। तो अलग अलग इनके क्या है, प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़ आदि इनसे क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। ये गन्ने के क्या है, उत्पाद हैं दोस्तों एक प्रकार से जो इनसे प्राप्त हो रहे हैं। देखिए ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं और सुक्रोज एक प्रकार की क्या है, मीठी डाइसेकेराइड प्रकार की शर्करा है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका वर्गीकरण। आपने देखा होगा गन्ना अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। देखिए इसमें पहला कौन सा है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। देखो आपको सामान्य तौर पे अगर गन्ने का बॉटनिकल नेम पूछता है तो इसका नाम आएगा सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो इसे नोबल केन के नाम से भी जाना जाता है या ट्रॉपिकल गन्ना भी इसको कहते हैं, मतलब उष्ण गन्ने के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। ट्रॉपिकल कैन के नाम से इसको भी जाना जाता है। ये TS वेंगेंटरमन एक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विकसित किया था। तमिलनाडु के अंदर TS वेंगेंटरमन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस गन्ने को क्या किया था, विकसित किया था। इसकी गुणसूत्र संख्या 2N
बराबर कितनी होती है दोस्तों 80, मतलब सबसे अधिक गुणसूत्र संख्या इसी गन्ने के अंदर पाई जाती है। ये गन्ना मीठा होता है, रसीला होता है, चबाने की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है, तो इसे सेकेरम ऑफिसिनेरम के नाम से या नोबल केन के नाम से जाना जाता है। दूसरे गन्ने की अपन बात करते हैं जहां तक दोस्तों, तो दूसरा है सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी को क्या भारतीय गन्ने के नाम से जाना जाता है, मतलब सेकेरम बारबेरी जो गन्ना होता है इसे भारतीय गन्ने के नाम से जाना जाता है। इस गन्ने में क्या फ़र्क होता है, इसका जो तना होता है दोस्तों, ये तना इसका क्या होता है, पतला होता है थोड़ा सा और छोटा होता है लेकिन मीठा होता है। इस प्रकार का इसमें तना पाया जाता है, थोड़ा उससे क्या नोबल केन की बजाय पतला होता है और छोटा तना होता है, लेकिन होता कैसा है, मीठा। इसे सेकेरम बारबेरी या भारतीय गन्ने के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरा जो अपना गन्ना है सेकेरम साइनेंसिस। सेकेरम साइनेंसिस को चाइनीज गन्ने के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, लंबा होता है लेकिन क्या होता है, पतला होता है दोस्तों। कैसा गन्ना होता है, पतला होता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं दोस्तों, चौड़ी होती हैं। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी पत्तियां होती है। इसको चाइनीज गन्ने के नाम से संबोधित किया जाता है। एक गन्ना आपने देखा होगा जिसको जंगली गन्ना या कूचा नाम से आपने सुना होगा, राजस्थानी भाषा में जिसको कूचा कहते हैं, वो कौन सा है, सेकेरम स्पोंटेनियम, जिसको कांस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कांस वाला जो गन्ना, इसको जंगली गन्ने के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको सेकेरम स्पोंटेनियम के नाम से जाना जाता है। तो 4 प्रकार के आपको मैंने गन्ने बताए, इन चारों का आपको बॉटनिकल नेम अलग अलग याद होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी जलवायु के बारे में। तो गन्ना क्या है, एक प्रकार से 12 महीने की फसल है, लेकिन दक्षिणी भारत में इसको अड़साली गन्ने के रूप में उगाया जाता है। अड़साली गन्ने का मतलब 18 महीने की फसल। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गन्ना एक प्रकार का गर्म व आर्द्र जलवायु की फसल है दोस्तों। इसको गर्म व आर्द्र जलवायु क्या है, पसंद है। साथ साथ में ये उष्ण कटिबंधीय कंडीशन के अंदर उगाया जाता है। इसकी जलमांग 1500 से क्या होती है, 2500 mm होती है। मतलब अगर किसी फसल की जलमांग सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक जलमांग है दोस्तों, तो वो कौन है, गन्ना। लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग वाली फसल कौन सी है, तो दोस्तों प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग वाली फसल कौन सी है, धान है, जिसकी जलमांग 900 से 2500 mm होती है। और गन्ने की कितनी होती है, 1500 से 2500। मतलब वार्षिक तो किसकी है ज्यादा, गन्ने की है सर्वाधिक जलमांग, और प्रतिदिन के हिसाब से बात की जाए तो किसकी है, धान की जलमांग सबसे अधिक है। गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसको क्या, पानी की मात्रा फुल चाहिए होती है, तथा इसको एक अच्छे अंकुरण के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए क्या करना है, 26 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो इसके लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है। जब गन्ना पकने की स्टेज पे आता है तो उसको 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। मतलब इसको पकाव के लिए 18.6 चाहिए होता है, वृद्धि तथा विकास के लिए 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बात करें अगर तापमान अधिक हो जाता है, तो जब तापमान अधिक होता है तो क्या इसमें पाई जाती है, ग्लूकोज शर्करा। ग्लूकोज शर्करा टूटने लग जाती है, ग्लूकोज में टूटने लग जाती है, जिससे मिठासपन क्या हो जाता है, इसका खराब हो जाता है। क्योंकि सुक्रोज क्या है, मीठी शर्करा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब शर्करा वापस मतलब सुक्रोज ग्लूकोज में टूटने लग जाएगी तो गन्ने चिकनी मृदा क्या है, आवश्यक है, जिस मृदा के अंदर अच्छी मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा मृदा के अंदर जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था हो, उस प्रकार की मृदा इसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है। न अम्लीय क्षारीय मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं रहती है दोस्तों। जिस मृदा का पीएच मान पीएच पे इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। बात करते हैं आगे अपन भूमि की तैयारी की। तो जब भूमि की अपन तैयारी करते हैं दोस्तों, एक जुताई इसमें क्या करनी है, मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है, और 3 से 4 जुताइयां किससे करनी है, आपको कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से करनी है। लेकिन जितनी है तो इस प्रकार से आपको जुताई का कार्य
पूर्ण करना है। जब आप भूमि की तैयारी करें तो उसी समय आपको FIM या गोबर की खाद जितनी इसमें सप्लाई करनी है, जो अपन आगे पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक में, तो उतनी सारी साथ में आपको मिला देनी है। मतलब जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय आपको गोबर की खाद मिला देनी है। मतलब बीज की बुआई से 1 महीने पहले आपको FIM या वर्मी कंपोस्ट मिला देनी है। साथ साथ में बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पोषक तत्व की, तो इसी तीनों पोषक तत्व जितनी सप्लीमेंट इसमें दिए गए हैं वो सारे के सारे भूमि की तैयारी के समय आपको क्या करने हैं, मिलाने हैं। लेकिन नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही आपको देनी है, बची हुई आधी मात्रा नाइट्रोजन की बाद में इसमें देनी है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों की। तो इसमें अलग अलग प्रकार की किस्में हैं। एक शीघ्र पकने वाली किस्म, दूसरी मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म, और तीसरी कौन सी, लेट पकने वाली किस्म, जो क्या देरी से पकती हैं। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले शीघ्र पकने वाली किस्मों की। शीघ्र पकने वाली किस्में दोस्तों 9 से 10 माह में पक जाती है। कितने महीने पक जाती हैं, 9 से 10 महीने में पक जाती है। जिसमें है को 7314, जिस वैरायटी के आगे को लगा हुआ है, को का मतलब है कोयम्बटूर से। कहां से है, कोयम्बटूर से है। और कोयम्बटूर में क्या है, गन्ना प्रजनन संस्थान है। जिसकी बात कर रहे थे अपन किसकी, SBI की, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर में। मतलब प्रजनन वहाँ पर ही हो रहा है। तो जिसके आगे को लगा हुआ है वो वैरायटी किसकी होगी, गन्ने की होगी, है ना। देखिए दोस्तों, को 64, को 997, को 449, को 1253, को 1007, को 111, इस प्रकार की ये BO91। ठीक है। आगे बात करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में। ये किस्में क्या 12 से 14 माह में पक के तैयार हो जाती हैं। और 12 से 14 महीने में पकने वाली किस्में ये हैं, देखिए इस प्रकार से, को 6304, को 7318, को 6217, को 527। नई उन्नत किस्में इसमें कौन सी है, शीघ्र और भी पकने वाली कौन सी है, देखिए पकने वाली किस्में कौन सी है, ये आपके सामने जो दी गई है वो किस्में हैं। आगे बात करते हैं इसके बीज दर की। किस्में आपने देख ली, उसके बाद हम करते हैं बीज दर की बात। तो जो बीज दर है, इनके कोई बीज नहीं होते, सीड नहीं होते। जो गन्ने के टुकड़े होते हैं इनको कहा जाता है सीड्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, सेट कहा जाता है इनको। और यही गन्ने का एक प्रकार से बीज होता है। तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा अच्छी तरीके से कि इसको, जैसे ये संरचना निकली हुई है, जो बड़ निकली हुई है, इसको बोलते हैं कली। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कली बोलते हैं, या इसको आँख के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आइज भी इसको कहते हैं। ये मतलब गन्ने की क्या होती है, आँख होती है। तो इसमें जैसे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है, जैसे एक आँख यहाँ पर मौजूद है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है। मतलब ये टुकड़ा 3 आँख वाला टुकड़ा हो गया। कितने आँख वाला टुकड़ा है, 3 आँख वाला टुकड़ा है। दूसरी इमेज में अपन देखते हैं तो जैसे इसमें एक आँख ये हो गई और दूसरी आँख यहाँ पर हो गई, तो ये कितनी आँख वाला टुकड़ा है, 2 आँख वाला टुकड़ा है। तो जब इनमें से पौधे निकलेंगे, मतलब ये कली फूटेगी नहीं से, तो यहाँ से एक पौधा निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा। इसमें से कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। और इसमें से दोस्तों कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि 3 आँख वाले अगर टुकड़े की बुआई करेंगे अपन, तो अपने को बीज दर कम चाहिए होगी, 2 आँख वाले की क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, और 1 आँख वाले की और भी ज़्यादा चाहिए होगी। मेरे हिसाब से आपको ये सेट वाला समझ में आ गया होगा। इनको सबको मिलाकर क्या कहते हैं, सेट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए 3 आँख वाले टुकड़े की बुआई कर रहे हैं, तो आपको 35 से 40 हजार टुकड़े, 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए दोस्तों काम में लेने हैं। ये तो है बिल्कुल अनुमानित और एकदम ठोस सबूत के तौर पे। और बात करें अपनी 12th की बुक के हिसाब से, तो उसमें क्या 45 से 50 हजार टुकड़े दे रखे हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से कुछ भी याद कर लेना। बात करते हैं 2 आँख वाले टुकड़े की। तो 2 आँख वाले आपको 80 हजार टुकड़े क्या रहेंगे दोस्तों, आवश्यक रहेंगे कि 80 हजार टुकड़े आपको प्रति हेक्टेयर बुआई करनी है। 1 आँख वाले टुकड़े की बात करें तो 1,20,000 टुकड़े आपको प्रति हेक्टेयर चाहिए होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 आँख वाले आपको 35 से 40 हजार, 2 आँख वाले 80 हजार से 1 लाख, और 1 आँख वाले 1,20,000 टुकड़े आपको बीज दर के लिए क्या होंगे, आवश्यक होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीजोपचार की। बीजों को बुआई से पहले क्या करते हैं अपन, बीजोपचार करते हैं। इस प्रकार से जैसा इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों,
तो ये एगालोल रसायन का क्या है, घोल है। इस एगालोल रसायन से क्या करते हैं अपन, इसको उपचारित करते हैं। जिस प्रकार से गन्ने के जो सेट्स हैं, बीज हैं, उनको डुबो रखा है इस पात्र के अंदर, देख रखा होगा आप लोगों ने ऐसा। तो उसी प्रकार से अपन आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से रसायन के माध्यम से इनको उपचारित करते हैं दोस्तों। तो जो एगालोल रसायन है इसका 0.5%, कितना प्रतिशत, 0.5% रसायन काम में लेते हैं। कितना मतलब 0.5% का घोल बनाएंगे अपने को, तो 500 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी के अंदर क्या करेंगे, घोलेंगे अपन। कितने लीटर में घोलेंगे, 100 लीटर पानी में घोलेंगे। या एरेटोन रसायन 0.25%, मतलब 250 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में क्या करेंगे अपन, घोलेंगे। तो इससे क्या बनेगी, अपना घोल बन जाएगा। टुकड़ों को उपचारित करते हैं, टुकड़ों को 10 मिनट तक क्या करते हैं अपन, घोल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर 15 से 20 मिनट तक क्या रखते हैं, वापस डुबो कर रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, चूने के घोल में टुकड़ों को उपचारित करने से अंकुरण क्या होता है, अच्छा होता है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, चूने के घोल में इन टुकड़ों को डुबोते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टुकड़ों को 10 ppm NaA मतलब नेप्थिलिक एसिटिक एसिड जो हार्मोन होता है उसके घोल से भी क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। उससे भी क्या होता है, विकास शीघ्र होता है, मतलब उनका डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, तेजी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक रेड रोट नामक बीमारी रखती है, जिसको लाल सड़न रोग कहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, तना रेड रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसके उपचार के लिए अपने को क्या करना है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपको गर्म पानी के अंदर 10 मिनट तक रखना है। टुकड़ों को कितने डिग्री पर, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे क्या होता है, जो रेड रोट होता है फंगस, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ, बुआई का समय और बुआई की तरीका। तो इस प्रकार से अपन बुआई की जो ये विधि है ये काम में लेते हैं दोस्तों। कैसे लेते हैं, गन्ने को देखिए हमेशा इस प्रकार से अपन जो कुंड बनाते हैं उन कुंडों में टेढ़ा नीचे की तरफ एकदम आड़ा रखा जाता है, न कि सीधा रखा जाता है। आप लोगों ने ऐसे, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे खड़े बुआई करते हैं, नहीं, खड़ी बुआई कभी भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से इनके जो सेट्स हैं उनकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं दोस्तों। जो सेट है इनके आपस की दूरी कितनी रखते हैं, ये देखो। अगर सामान्य आप बुआई कर रहे हो तो इन दोनों रो के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, आपको 60 से 90 सेंटीमीटर रखनी है दोस्तों। कितनी रखनी है, 60 से 90 सेंटीमीटर, मतलब R × R, रोज टू रोड डिस्टेंस कितनी रखी है, 60 से 90 सेंटीमीटर आपस में दूरी रखनी है। उसके बाद हम बात करें, अगर अड़साली गन्ना बोना है आपको, ये अड़साली गन्ना दक्षिणी भारत में बोया जाता है, जो 18 महीने की फसल होती है, न कि 1 साल की फसल होती है। तो इसकी बुआई करनी है तो आपको रो टू रो स्पेस जो ये आ रहा है आपस में, मतलब कतार से कतार की दूरी, वो 120 सेंटीमीटर दोस्तों आपको रखना है। तो इस प्रकार से आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। अब बुआई का समय कौन सा काम में लेंगे, तो बुआई के समय आपको देखिए, अगर आप सर्दकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हो तो सर्दकालीन गन्ने की बुआई आप अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। कौन से महीने में कर सकते हैं, अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हो तो आप फरवरी मार्च के अंदर करनी है आपको क्या, इसकी बुआई। और ये नॉर्थ भारत में या उत्तरी भारत में ज़्यादातर उगाया जाता है बसंतकालीन गन्ना। बात करते हैं वर्षाकालीन गन्ने, जिसको अड़साली गन्ने के नाम से जाना जाता है। कौन सा गन्ना जाना जाता है, अड़साली गन्ना। और ये मुख्य रूप से दक्षिणी जो भारत है उसकी मुख्य फसल है। देखिए दोस्तों, बसंतकालीन गन्ना कहाँ उगाया जाता है, उत्तरी भारत में, और वर्षाकालीन गन्ना कहाँ हो जाता है, दक्षिणी भारत के अंदर। इसकी कब लगाते हैं अपन, जून तथा जुलाई में लगाया जाता है। कौन सा, अड़साली गन्ना। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है कि अड़साली गन्ना या वर्षाकालीन गन्ने की बुआई कब करते हैं, कब करते हैं, जून तथा जुलाई माह में करते हैं। 18 माह की क्या होती है, ये फसल होती है, और दक्षिणी भारत में इसको लगाया जाता है। तो इस प्रकार से इस समय आप क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं दोस्तों। और बुआई से पहले मैंने बताया कि आपको इस प्रकार से बुआई करनी है, कतार से कतार की दूरी इतनी रखनी है, देख सकते हैं आप। या आप इस प्रकार से भी बुआई कर सकते हैं, जो सेकंड इमेज में आपको दिख रखा है, इस प्रकार से भी आप बुआई कर सकते हैं, ना कि सेट को खड़ा करके आपको बुआई करनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक की। तो अन्य फसलों की बजाय ये फसल लंबे समय तक की होती है, तो दूसरी फसलों में अपन कम खाद उर्वरक प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन ये फसल क्या 18 महीने 12 महीने की फसल होती है। तो भूमि में जितने दिन ये तना खड़ा रहेगा उतने दिन पोषक तत्व तो ग्रहण करता रहेगा। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर,
50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर FIM या गोबर की खाद डालते हैं। ये खाद कब डालते हैं? अपन को भूमि की तैयारी के समय डाल लेना है। मतलब आप जब खेत में गन्ना लगाने जा रहे हो उससे 1 माह पहले आपको ये खाद डालने का कार्यक्रम पूरा कर लेना है। साथ में 120 से 150 kg क्या डालना, आपको नाइट्रोजन डालना है। फास्फोरस आपको डालना है 50 से 60 kg प्रति हेक्टेयर। और पोटास आपको दोस्तों डालना है कितना, 40 kg प्रति हेक्टेयर। इतना मात्रा में आपको उर्वरक प्रयोग कर लेना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तथा FIM ये भूमि की तैयारी के समय डालना है, लेकिन नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग ही करना है भूमि की तैयारी के समय, आधी मात्रा का प्रयोग बाद में करना है। आगे बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। जहाँ तक तो इसमें सिंचाई की काफ़ी आवश्यकता रहती है, क्योंकि गन्ने की जो जल मांग है वो 1500 से 2500 होती है। 1500 से 2500 सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जब ध्यान लगा के आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी क्रॉप्स भी। अगर आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो नहीं आएगा। या ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे क्लास देखते देखते दूसरे बैनर्स आइकन्स आ जाते हैं तो उन पे क्लिक करके अपना टाइम पास करने लग जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। कोई भी क्रॉप क्या बोरिंग नहीं है, कोई भी पढ़ाई क्या बोरिंग नहीं है। जितनी देर आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम में क्या आपको पढ़ाई ही करनी है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो इसके अंकुरण की बात करते हैं पहले। तो अंकुरण अवस्था कब होती है इसकी, 0 से 60 दिन पर क्या रहती है, अंकुरण अवस्था रहती है। तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। जब दूसरी अवस्था रहती है फॉर्मेटिव अवस्था। फॉर्मेटिव अवस्था का मतलब है अंकुर होने के बाद में ये तना बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिव अवस्था। तो ये 60 से 130 दिन के ऊपर आती है। मतलब इस अवस्था पर भी इसको सिंचाई की आवश्यकता है। 130 से 250 दिन पे ग्रांड अवस्था जिसको बोलते हैं, मतलब ये पुष्पन क्रिया करने लग जाता है या एरोइंग स्टेज तब तक आ जाती है इसमें। इसको बोलते हैं ग्रांड अवस्था। 130 से 250 दिन पर आती है। साथ साथ में इसकी परिपक्व अवस्था आती है 250 से 350 दिन के ऊपर। मतलब इस टाइम में भी इसको सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। वैसे गन्ने की सामान्य तौर पर 15 से 20 दिन के अंतराल पे क्या करते रहना चाहिए, आपको सिंचाई करता रहना चाहिए, क्योंकि इसको काफ़ी जल की आवश्यकता रहती है। मतलब 1500 से 2500 mm इसकी क्या होती है दोस्तों, जल मांग होती है। तो अधिक जल मांग के कारण सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ निराई और गुड़ाई की। जहाँ तक बात करें निराई गुड़ाई, समय समय पर इसमें खरपतवार आपको उखाड़ देना है। साथ में गन्ने की बुआई से पहले आपको एट्राजिन रसायन का क्या करना है, छिड़काव करना है 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। एट्राजिन इसके क्या है, खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी सहायक है। इसके बाद में अगर गन्ना आपने लगा लिया और 30 से 35 दिन बाद में अगर खरपतवारों का प्रकोप हो जाता है तो उसके लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D एस्टर का प्रयोग करते हैं। मतलब 1.5 kg प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड का प्रयोग दोस्तों अपन करते हैं। तो इस प्रकार से आप निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। निराई गुड़ाई जहाँ तक करते हैं तो अपन इसमें गन्ने में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या सस्य प्रैक्टिसेस हैं जिनको करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आगे की तरफ। देखो गन्ने में पहली क्रिया है मिट्टी चढ़ाना। इसको अर्थिंग अप के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जैसे तने को सहारा देने के नीचे देने के लिए आप क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं किसी भी यंत्र की सहायता से, फावड़े कुदाली आदि की सहायता से। तो ये मिट्टी चढ़ाने का कार्य अर्थिंग अप कहा जाता है। ये कार्य दोस्तों जून तथा जुलाई माह में संपन्न किया जाता है। जून और जुलाई माह में संपन्न किया जाता है। तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिट्टी चढ़ाने का कार्य या अर्थिंग अप का कार्य कब करते हैं, जून तथा जुलाई माह में करते हैं। इस प्रकार से जैसे किसान भाई इसको मिट्टी चढ़ा रहे हो इस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे की तरफ। दूसरी प्रक्रिया है अंधी गुड़ाई। इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड होविंग के नाम से जानते हैं। ये आलू में करते हैं तथा गन्ना दोनों के अंदर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपकी पहले की फसल आपने लगा रखी है तो इसके अंदर कुदाली मार मार के क्या करते थे, भूमि का एरेशन या वायु संचार बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से किसान भाई इसमें यह अंधी गुड़ाई का कार्य संपन्न कर रहे हैं। उस प्रकार से आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया करते हैं अपन बांधना। इसे टाइंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गन्ने का जो तना होता है वो काफ़ी भारी होने के कारण नीचे लुढ़कने लग जाता है। तो अपन क्या करते हैं, 5 से 10 जो तने होते हैं इनको आपस में पकड़कर उन्हीं की पत्तियों की से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या
टाइंग या बांधने के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसमें क्या टाइंग कर रहे हैं, अलग अलग तनों को क्या कर रहे हैं, देखो एक तरीके से बांध रहे हैं, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो इस प्रोसेस को टाइंग या बांधना कहते हैं। आगे बात करते हैं बर्निंग या जलाना। क्या होता है, खेत के अंदर गन्ने को या तो जल्दी पकाने के लिए, जो कई बार क्या करना लेट हो जाता है पकने में, जल्दी पकाने के लिए क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, या जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको जलाने के लिए क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। इसे क्या कहते हैं, बर्निंग या जलाने के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं प्रोपिंग। इसका मतलब होता है गन्ने को सहारा देना। गन्ने को सहारा कैसे देते हैं, जैसे कि इन इमेजों में आपको दिख रहा होगा, बांस की एक मतलब मजबूत डंडे की साइड गाड़ दिया जाता है और 5-10 तनों को क्या पकड़ के इनसे बांध दिया जाता है, जिससे इनको क्या मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। कई बुक्स के अंदर दोस्तों प्रोपिंग का मतलब दे रखा है पत्तियों से तने को ढकना, भी क्या कहलाता है, प्रोपिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोपिंग होती है वो यही होती है जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये जो गन्ना में लोडिंग की समस्या पाई जाती है, गिरने की समस्या पाई जाती है, तो इससे बचने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन पादप संरक्षण की। पादप संरक्षण में बात करते हैं अपन पहले कीटों की। जो कीट क्या होता है, इंसेक्ट मतलब ट्रेकिड आर्थ्रोपोडा गण का क्या है, ये सदस्य है जिसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कीट जिसको कहते हैं सिर, उधर और वक्ष मतलब पूंछ के रूप में बटा रहता है। 2 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं और 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। और फसल उत्पादन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, कीट के नाम से जाना जाता है। तो गन्ने का जो कीट लग रहा है वो कौन सा कीट लगता है, इसमें पायरिल्ला नामक कीट काफ़ी इंपॉर्टेंट कीट है। कई बार पूछा है कि पायरिल्ला कीट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित कीट है दोस्तों। और देखिए पायरिल्ला जो कीट है ये क्या करता है, अपने अंडे पत्तियों पर दे देता है, साथ साथ में ये रस चूस के क्या है, पत्तियों का रस चूस के खा जाती हैं। तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, जली हुई सी आपको दिखाई देंगी, गिरोई सी आपको रंग में दिखाई देंगी। साथ साथ में शहद जैसा चिपचिपा सा पदार्थ भी इनके ऊपर क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इनके लिए क्या करते हैं, जो लेपिडोप्टेरा गण के कीट होते हैं उनको जैविक नियंत्रण में इसमें काम में लिया जाता है। तो पायरिल्ला के नियंत्रण के लिए एक कीट है जिसका नाम है एपिकॉर्निया। क्या नाम है, एपिकॉर्निया। एपिकॉर्निया जो कीट है इसका उपयोग जैविक नियंत्रण के लिए इसमें काम में लिया जाता है, पायरिल्ला कीट के नियंत्रण के लिए। तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिकॉर्निया का प्रयोग किस में किया जाता है, तो एपिकॉर्निया का प्रयोग गन्ने की फसल में किया जाता है। क्यों किया जाता है, पायरिल्ला कीट के नियंत्रण के लिए। ये जैविक नियंत्रण का प्रभावी कीट है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है दोस्तों, आपको याद करना है इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं जहाँ तक बीमारियों की जहाँ तक बात करें अपन, कौन सी लगती है, लाल सड़न। ये आपने सबने देखा होगा। इस प्रकार से गन्ने का जो तना होता है अंदर से फाड़ के अपन देखते हैं, 2 भागों में विभक्त करके देखते हैं, तो रेड ऐसी बीमारी दिखती है। इसको रेड रोट या लाल सड़न के नाम से जानते हैं। इस तने में आपको अलग अलग दिखाई दे देंगे इस प्रकार से। और आपने कई बार जैसे गन्ने का जूस वगैरह पिया होगा तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लगता होगा। तो आप दोस्तों ऐसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें जो पहले बीमारियों से ग्रसित हो। ये फंगस द्वारा होता है, कौन से, कोलेटोट्रिकम फालगेटम जो फंगस होता है उसके माध्यम से ये बीमारी तने के अंदर फैलती है। और ये मनुष्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है, इसमें तना काफ़ी सड़ जाता है। लेकिन फिर भी क्या अपन इनका ध्यान नहीं देते हैं और इनका जूस जब निकलवा के पीते हैं तो पी जाते हैं। तो वो क्या है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खंडवा रोग। खंडवा रोग को स्मट के नाम से जाना जाता है। तना जो ऊपर से ऐसा जला हुआ से एक झिल्ली के रूप में प्रतीत होता है, इस प्रकार से जो इस इमेज में दे रखा होगा आपको। और जब इसको तोड़ते हैं तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, मतलब काला काला सा पाउडर निकलता है। ये किस कारण से होता है, ये एस्टिगेलोसिटेमिनिया कवक होता है उसके कारण होता है। इसको विप स्मट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, विप स्मट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी गन्ने की काफ़ी खतरनाक वाली बीमारी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कटाई। जब गन्ने की कटाई करते हैं तो कैसे करें। देखिए गन्ने की जब कटाई करते हैं तो तेज़ धारदार गंडासे की सहायता से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चोट में मतलब करना, कट जाना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। और उसके बाद में इसका जब की कटाई कब करें ये देखें आप, तो एक गन्ने को काट के देखें और उसको हैंड रिफेक्ट्रोमीटर एक यंत्र होता है इस प्रकार का जो यंत्र, इसमें एक बूंद आप यहाँ पर डाल के देखेंगे और इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। जब ये होता है हैंड रिफेक्ट्रोमीटर। और इसका जब TSS देखेंगे तो 16 से 18 ब्रिक्स अगर इसका TSS आ रहा है, इसका मतलब गन्ना क्या हो चुका है, पक चुका है। आपकी किताब में दे रखा है 20 ब्रिक्स,
20 डिग्री ब्रिक्स, लेकिन 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स आ जाए अगर TSS तो भी गन्ना क्या हो जाता है, पक जाता है। तो आप हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर की सहायता से इसका TSS टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट आपको क्या करना है, फाइलिंग टेस्ट। फाइलिंग टेस्ट में क्या करते हैं, फाइलिंग टेस्ट के अंदर आप ग्लूकोज का परीक्षण करते हैं। अगर इसमें ग्लूकोज 0.5% से कम रह जाती है, ग्लूकोज 0.5% से कम रह जाती है, मतलब टोटल ग्लूकोज शर्करा मतलब सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है और मात्र 0.5% इसकी क्वांटिटी रह जाती है, इसका मतलब गन्ना क्या हो चुका, पक चुका है। अगर फिर भी नहीं पका तो आप इथेफोन रसायन के माध्यम से, इथेफोन कितना, 5 kg प्रति हेक्टेयर, कितना, 5 kg प्रति हेक्टेयर या ग्लाइफोसेट के माध्यम से आप गन्ने को पका सकते हैं। दूसरा एक देसी तरीका बताता हूँ, मेटालिक साउंड या धात्विक आवाज़। अगर जब अपन गन्ने को, जैसे ये गन्ना का पेड़ है और इसको इस प्रकार से टच करते हैं, टन टन की आवाज़, मतलब इतनी ज़ोर से नहीं जैसे कि दांतों को बजा रहे ऐसे नहीं, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, इसका मतलब गन्ने में मेटालिक साउंड जब आने लग गया तो गन्ना क्या हो गया, पक चुका है, मतलब धात्विक आवाज़ आ गई, तो इसका मतलब पक चुका है, तो आपको गन्ने की कटाई कर लेनी है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब इनका गन्ने का जूस या रस निकालते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखो ये है पुरानी विधि, यह है कोल्हू विधि, कोहलू विधि, जैसे बोलते हैं ना कोहलू का बेल, ये बेलों के माध्यम से इस प्रकार से निकाला जाता है। इन जो लकड़ी के जो 2 रोटेटर लगे रहते हैं, इनमें गन्ने को बीच में फंसाया जाता है और यहाँ से ये जब घूमता है तो गन्ने का जूस निकलता है। इस विधि के माध्यम से केवल अपने को 70% जूस ही प्राप्त होता है। लेकिन आजकल आपको पता है गन्ने की जूस निकालने की मशीनें जगह जगह लगी होती हैं। मार्केट में भी आपने गन्ने का जूस पिया होगा तो इस जगह आपने ऐसी मशीन देखी होगी इस प्रकार से। इसमें 80 से 90% जूस आपको मिल जाता है दोस्तों। 80 से 90% रस इसके माध्यम से निकाला जा सकता है कोल्हू की बजाय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपज की। उपज की जहाँ तक बात करें, एक सामान्य औसतन उपज इसकी 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। कितनी टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है, 80 से 100 टन। अगर उन्नत किस्में आपने लगाई है, अच्छे वाला गन्ना लगाया है, 8 साल लगाया है, तो उसकी 100 से 120 टन प्रति हेक्टेयर उपज दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगी, अगर आपने बढ़िया कुंड वाली विधि के माध्यम से लगाया है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गन्ने की पेड़ी। ये भी आपके चैप्टर में इसी में इंक्लूड है कि पेड़ी किसे कहते हैं। दोस्तों एक बार जैसे कि गन्ने की फसल आपने काट ली, जैसे कि ये गन्ने की फसल थी, इस फसल को आपने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, मान लीजिए काट लिया, और वो गन्ने का फसल मतलब दोबारा से वापस फूटान ले लेता है, इस प्रकार से फूट जाता है और उसको वापस उसी प्रकार से गन्ना लग जाता है, मतलब पूरा तने का विकास हो जाता है। तो इस फसल को रेटून फसल के नाम से जाना जाता है, या इस प्रोसेस को रेटूनिंग के नाम से जाना जाता है, इसे गन्ने की पेड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों इसके सह उत्पाद कि गन्ने से बनाए जाने वाले उत्पाद और कौन कौन से हैं, इसके उत्पाद और कौन से हैं। तो पहला उत्पाद है जिसका नाम है बेगासेज। बेगासेज इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में तथा कागज उद्योग में कागज बनाने के लिए बेगासेज का उपयोग किया जाता है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है इसका उत्पाद जिसका नाम है मोलासेज। मोलासेज का उपयोग एल्कोहल बनाने में तथा क्षारीय जो भूमि होती है उनके सुधार में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है, मोलासेज का। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। बात करते हैं फ्रेश मड की, मतलब जूस निकालने के बाद में जो पदार्थ बचता है उसको फ्रेश मड के नाम से जाना जाता है। छिलका जो बचता है यह अम्लीय भूमियों के सुधार के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है, यह अम्लीय भूमियों के सुधार के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने गन्ना पढ़ा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार वीडियो को आप ध्यान से देखें, उसके बाद में आप किताब पढ़ें। मैंने आपकी किताब से भी कुछ एक्स्ट्रा ही इसके अंदर ऐड करके बताया है सब कुछ, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने वाले भी नहीं है। साथ साथ में ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें जेट, ICR तथा आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी मेंशन मैंने किए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।